तो बच्चों, आज की इस डिस्कशन में टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है वो बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपके सिलेबस में लिखी हुई हैं। इन 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद करने का तरीका बताऊंगा, कैसे इसको याद करते हैं, मैंने कैसे याद किया था देसी तरीके से इसको। कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको बताऊंगा, ब्रेविस लेटिस क्या होती हैं, फेस सेंटर्ड क्यूब क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब क्या होता है, प्रिमिटिव क्या होता है, इस तरह से, ठीक है। इनके बारे में आपको बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि कल को अगर आप कोई टेस्ट देते हैं तो उस टेस्ट में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईज़िली सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले 7 क्रिस्टल सिस्टम से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बताता हूँ। इसमें पहली डेफिनेशन है क्रिस्टल लेटिस क्या होती है। क्रिस्टल लेटिस, हमें पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो ख़ुद को 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज करते हैं, ख़ास तरतीब में, ख़ास ऑर्डर में। वो स्पेस, वो 3 डायमेंशनल स्पेस जहाँ पे पार्टिकल्स ख़ुद को अरेंज करते हैं, उसी 3 डायमेंशनल स्पेस को हम क्रिस्टल लेटिस कहते हैं, या इसको स्पेस लेटिस भी कह दिया जाता है। ये भी नाम याद रखना है, इसको हम स्पेस लेटिस भी कहते हैं क्योंकि अरेंजमेंट स्पेस के अंदर होती है, 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर। तो डिफ़ाइन कैसे करते हैं, द अरे ऑफ पॉइंट्स, अरे कहते हैं अरेंजमेंट को जहाँ पे पार्टिकल्स ने खुद को अरेंज किया होता है, रिप्रेजेंटिंग एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस, यानी वो अरे, वो एरिया, वो अरेंजमेंट जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को, यानी मॉलिक्यूल्स, एटम या आइंस की अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपने मॉलिक्यूल, आइंस या एटम्स नहीं निकला तो पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं उसकी जगह पे। इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ये पार्टिकल्स खुद को 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज करते हैं। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट बनती है उसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लेटिस। अब इसको ड्रा कैसे करते हैं, वैसे ड्रा करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आपको ड्रा करना है क्रिस्टल लेटिस को कैसे ड्रा किया जाता है तो मैं आपको आसान सा तरीका बता देता हूँ। पहले आप एक क्यूब बना लो, जैसे भी आप बनाते हो, जो भी जिस तरीके से भी बनाते हो, क्यूब बना लो। उस क्यूब पर ये लाइनें इस तरह से लगा लो, ठीक है, मुनासिब फासले पर ये लाइनें लगा लो। अब ये जो फेजेस हैं, इन फेजेस को दरमियान से इंटरसेक्ट करो, हर फेज़ को दरमियान से इंटरसेक्ट करते जाओ और मूव करते जाओ। ये मैंने हर फेज़ को दरमियान से इंटरसेक्ट कर दिया, इस तरह से दरमियान से इंटरसेक्ट कर दो। ये जो मैंने लाइन्स लगाई हुई हैं, ये वाली, ये लाइन का जो एंड वाला सिरा है इसको नीचे वाले एंड वाले सिरे से मिला दो इस तरह से। जो दरमियान में है उसको दरमियान वाले से मिला दो लाइक दिस, और ये जो सबसे टॉप पे है इसको टॉप वाले से मिला दो लाइक दिस। इस लाइन से इस लाइन को मिला दो, इस तरह से इस लाइन से इस लाइन को मिला दो। जो लोअर एंड है उसको लोअर एंड से मिलाओ, मिडल एंड को मिडल एंड से मिलाओ, और जो अपर पॉइंट है उसको अपर पॉइंट से अपर एंड से मिला दो इस तरह से। अब इन लाइनों को भी ऐसे ही मिलाओ, अपर एंड इस वाले एंड को इस वाले पॉइंट को इस तरह से, सेंटर पॉइंट को सेंटर वाले से, और लास्ट पॉइंट को लास्ट वाले से, इस तरह से इस लाइन को भी मिला दो। तो इस तरह से आप इस अरेंजमेंट को, इस अरे को शो कर सकते हैं। जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है उसको शो करना हो तो ऐसे क्रिस्टल लेटिस बनाई जा सकती है। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा इसको कैसे बनाते हैं। अब ये 3 डायमेंशनल स्पेस में वो अरेंजमेंट है जहाँ पे पार्टिकल्स ने खुद को अरेंज किया हुआ है। अब ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये कहीं पे बैठे भी रहते हैं, यानी जिस जगह के ऊपर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं सर्कल लगा रहा हूँ, ये जो सर्कल है ये पार्टिकल्स को शो कर रहे हैं कि इस जगह पे पार्टिकल्स बैठे हुए हैं या पार्टिकल्स मौजूद हैं। जिस जगह पे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उन जगहों को हम कहते हैं लेटिस पॉइंट। उन जगहों को क्या कहा जाता है, उन जगहों को लेटिस पॉइंट कहा जाता है। तो जिस जगह के ऊपर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उन जगहों को हम कहते हैं लेटिस पॉइंट, और पूरी 3 डायमेंशनल स्पेस जहाँ पर ये पार्टिकल्स खुद को अरेंज करते हैं उस अरेंजमेंट को हम क्रिस्टल लेटिस कहते हैं, या इसको एक और नाम दिया जाता है, इनको लेटिस साइट्स भी कहते हैं। लेटिस साइट्स भी कहा जाता है, दोनों नाम यूज़ किए जाते हैं।
तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था क्रिस्टल लेटिस का। क्रिस्टल लेटिस क्या होती है? पार्टिकल्स खुद को इस तरह 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज करते जाते हैं और जहाँ तक उसकी अरेंजमेंट होती है, वो जो अरे बनता है, वो एरिया बनता है, उस एरिया को कहा जाता है क्रिस्टल लेटिस या स्पेस लेटिस। इसी से एक टर्म निकलती है जिसको हम कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल। बाकी जो डिस्कशन है वो इसी यूनिट सेल से आगे चलेगी। ये जो हमने लेटिस बनाई है ये क्यूबिक लेटिस है, ये क्यूबिक लेटिस है। बहुत से छोटे छोटे क्यूब आपस में मिलकर ये पूरी लेटिस बनाते हैं। छोटे छोटे क्यूब मिलते जाते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में और पूरी क्यूबिक लेटिस बनती है। तो जो यूनिट सेल होता है वो इस लेटिस का एक छोटा हिस्सा होता है जो पूरी लेटिस की प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है। जिस तरह वो रूबिक क्यूब्स होते हैं, कभी आपने उसको सॉल्व किया हो, तो रूबिक क्यूब्स जो पूरा एक क्यूब होता है, बड़ा क्यूब, उसको हम कह सकते हैं कि वो एक क्रिस्टल लेटिस है। और उसके अंदर जो छोटे छोटे क्यूब्स लगे होते हैं रूबिक क्यूब्स के अंदर, वो पजल जो होता है जिसको सॉल्व करते हैं, छोटे छोटे जो क्यूब लगे होते हैं उन क्यूब्स को हम कह सकते हैं वो यूनिट सेल है। उस तरह के बहुत से क्यूब्स मिलते हैं तो पूरा एक बड़ा क्यूब बनता है। वो बड़ा क्यूब क्या कहलाता है? क्रिस्टल लेटिस। तो यूनिट सेल इसी का एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो 3 डायमेंशनल स्पेस में वो पार्ट्स मिलकर खुद को अरेंज करते जाते हैं तो पूरी लेटिस बनती है। और वो स्मॉलेस्ट पार्ट इस पूरी लेटिस की प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है। प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी कि पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, उनके दरमियान एंगल कितना है। तो वो जितना एक यूनिट सेल के अंदर होगा वही पूरी लेटिस के अंदर होगा। तो यूनिट सेल फॉर एग्जांपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसको हम इस तरह से बनाएंगे। क्यूबिक यूनिट सेल, एक छोटा क्यूब बना दो तो वो क्यूबिक यूनिट सेल होगा। इस तरह के बहुत से यूनिट सेल मिलेंगे तो ये पूरी एक लेटिस बनेगी। अब जिस तरह की पार्टिकल्स की अरेंजमेंट इस यूनिट सेल के अंदर होगी वही सारी की सारी अरेंजमेंट इस पूरी लेटिस के अंदर होगी। अगर हम इस एक यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लें तो हमें पूरी लेटिस की प्रॉपर्टीज़ पता चल जाती है। मतलब हमें पूरी लेटिस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक यूनिट सेल को स्टडी करना होता है। यूनिट सेल का हमें पता चल गया तो इसका हमें खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। तो यूनिट सेल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कहते हैं यूनिट सेल स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ किसका स्मॉलेस्ट पार्ट होता है? क्रिस्टल लेटिस का। किसी भी क्रिस्टल लेटिस का वो स्मॉलेस्ट पार्ट विच शोज ऑल द प्रॉपर्टीज जो उस लेटिस की सारी प्रॉपर्टीज को शो करता है। विच शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट लेटिस, जो उस लेटिस की सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, उस स्मॉलेस्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। अब एक यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स होते हैं। उन्हीं पैरामीटर्स की बेस के ऊपर हम 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम को डिफाइन करते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम को डिफाइन करते हैं। अब वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? एक दफ़ा फिर मैं यहाँ दोबारा पे एक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल ड्रा कर लेता हूँ, फिर वहाँ से हम उसको समझते हैं कि वो कौन कौन से 6 पैरामीटर्स हैं किसी भी यूनिट सेल के। डिफरेंट यूनिट सेल्स होते हैं लेकिन हम यहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे। 3 इसमें लेंथ्स होती हैं। एक ये लेंथ जो अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक ये वाली लेंथ, इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, अलोंग वाई एक्सिस। और एक ये वाली लेंथ जो अलोंग जी एक्सिस है। एक्स एक्सिस के जो लेंथ है इसको हम कहते हैं ए लेंथ, वाई एक्सिस के अलोंग बी लेंथ होती है और जी एक्सिस के अलोंग जो लेंथ होती है उसको हम कहते हैं सी लेंथ। एंगल की बात करें तो बी और सी के दरमियान एंगल अल्फा, सी और ए के दरमियान एंगल बीटा और ए और बी के दरमियान एंगल गैमा। तो टोटल 6 पैरामीटर्स हो गए। कौन कौन से? 3 इसमें लेंथ्स हो गई, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जी एक्सिस, और 3 ही उनके दरमियान एंगल्स बन गए, अल्फा, बीटा और गैमा एंगल। तो टोटल 6 पैरामीटर्स। इसको हम यहाँ पे अलग करके बना लेते हैं। ये लेंथ अलोंग वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये अलोंग जी एक्सिस। ये ए लेंथ, ये बी लेंथ, ये सी लेंथ, ये एंगल अल्फा, ये एंगल हो गया बीटा और ये एंगल हो गया गैमा। तो टोटल ये 6 पैरामीटर्स होते हैं।
जो जिनको हम यूनिट सेल के पैरामीटर्स कहते हैं, 3 लेंथ्स और 3 ही एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स। लेंथ कौन कौन सी हैं, ए, बी और सी। एंगल कौन कौन से हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी कि क्रिस्टल लैटिस क्या होती है, यूनिट सेल क्या होता है और यूनिट सेल के जो 6 पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, उसको कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद 14 ब्रेवस लैटिस क्या होती हैं। अगर हम डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को स्टडी करें, मुख्तलिफ़ किस्म के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को स्टडी करें, तो हम देखेंगे कि उनके अंदर ये जो पैरामीटर्स की वैल्यूज़ हैं वो सेम नहीं रहती। किसी के अंदर लेंथ्स इक्वल होंगी, किसी के अंदर लेंथ्स अनइक्वल होंगी, किसी के अंदर एंगल्स इक्वल होंगे, किसी के अंदर एंगल्स अनइक्वल होंगे। तो इन्हीं 6 पैरामीटर्स की बेस के ऊपर हमने किस चीज़ को डिज़ाइन किया, 7 क्रिस्टल सिस्टम को। अब इस 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिफरेंस कहाँ पे आएगा, इन 6 पैरामीटर्स के अंदर, या तो लेंथ चेंज होगी या एंगल चेंज होगा। तो आइए देखते हैं कि वो 7 क्रिस्टल सिस्टम जो है वो क्या है। जैसे मैंने याद किया था, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इसको याद किया था TOR, इसको मैंने कहा टोर, और इसके बाद HM, हम, टोर हम, ये मैंने इस तरह याद किया था। इससे ऊपर C आएगा क्यूबिक के लिए, और इसके एंड पे T आएगा ट्राइक लेने के लिए। तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम हो गया। C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, R फॉर रोम्बोहेड्रल, H फॉर हेक्सागोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक। तो इस तरह से मैंने देसी तरीके से इनको याद किया था। आप भी ऐसे याद कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद आता है। टोर हम, ऊपर इसके क्यूबिक यानी C और नीचे इसके T ट्राइक्लिनिक। तो इस तरह से आप इसकी जो इसकी कह लो कि अरेंजमेंट है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें इन पैरामीटर्स की बात करें तो क्यूबिक के अंदर तीनों लेंथ्स इक्वल होती हैं, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, ये 90 के होते हैं। टेट्रागोनल के अंदर 2 लेंथ्स इक्वल होती हैं, A इज इक्वल टू B, तीसरी लेंथ इक्वल नहीं होती, अनइक्वल कर दो इसे, लेकिन एंगल्स इक्वल रहेंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये तीनों 90 के एंगल होते हैं। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर तीनों लेंथ्स अनइक्वल, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, लेकिन अगेन एंगल्स इक्वल है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा 90। तो इन तीनों के अंदर एंगल्स सेम है, 90 के एंगल होते हैं सारे, लेंथ चेंज हो जाती हैं। अब इसके अंदर जब हम यहाँ पे मूव करेंगे तो तीनों लेंथ्स इक्वल हैं, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, लेकिन तीनों एंगल्स अनइक्वल हो जाएंगे, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गैमा। ये बिटवीन 90 टू 120 ये एंगल्स वेरी करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हेक्सागोनल की बात करें तो इसमें 2 लेंथ्स इक्वल होती हैं, तीसरी अनइक्वल, 2 एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये 90 के होते हैं दोनों, और जो गैमा है वो इक्वल नहीं होता इनके, वो होता है 120 का, ठीक है। 2 लेंथ्स इक्वल और 2 एंगल इसमें इक्वल होते हैं। मोनोक्लिनिक में तीनों लेंथ्स अनइक्वल होती हैं, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, और इसके अंदर जो एंगल्स हैं वो 2 एंगल्स, अल्फा इज इक्वल टू गैमा, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, अल्फा और गैमा दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये होते हैं 90 के। और जो बीटा एंगल है वो इनके इक्वल नहीं होता, वो ग्रेटर देन 90 होता है, ग्रेटर देन 90 होता है। और लास्ट में अगर ट्राइक्लिनिक की बात करें तो तीनों लेंथ्स अनइक्वल
और तीनों एंगल भी अनइक्वल। ये सबसे लास्ट में आएगा अल्फा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गैमा। तो ये एमसीक्यूज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरतीब से आप इसे याद कर सकते हैं। पहले तीनों के अंदर एंगल्स इक्वल हैं, लेंथ्स जो है वो अनइक्वल होती जाएंगी। फिर जैसे ही हम चौथे पे मूव करेंगे लेंथ्स इक्वल हो जाएंगी, तीनों एंगल जो है वो अनइक्वल हो जाएंगे, यानी इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। फिर हेक्सागोनल, दो लेंथ्स इक्वल, दो एंगल्स इक्वल। और मोनोक्लिनिक, फिर तीनों लेंथ्स अनइक्वल, दो एंगल इक्वल है, और तीसरा बीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 है। और लास्ट में ट्राइक्लिनिक में कोई लेंथ भी इक्वल नहीं होती और कोई एंगल भी इक्वल नहीं होती। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये इजीली याद हो जाएगा। नाम याद करने का तरीका मैंने बता दिया जैसे मैंने याद किए थे। अब इनके ड्रा करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आपने इसको ड्रा करना है तो आप खुद अपने तौर पे इसे घर में ड्रा करके देख सकते हो। मिसाल के तौर पर क्यूबिक यूनिट सेल बनाना है, क्यूबिक, तो क्यूबिक ऐसे बनेगा, ठीक है, इस तरह से क्यूबिक बन जाएगा। टेट्रागोनल बनाना है तो इन्हीं की लेंथ्स को थोड़ा थोड़ा लंबा कर दो, ये लेंथ जो है ये थोड़ी थोड़ी लंबी कर दो तो ये टेट्रागोनल बन जाएगा इस तरह से। हेक्सागोनल बनाना है तो हेक्सागोनल इस तरह से पहले बनाओ, इसके नीचे ही एक और ऐसी हेक्सागोन बना दो इस तरह से, फिर इनको मिला दो, ये हेक्सागोनल बन जाएगा। इस तरह से आप कोई भी खुद इसको बना के देख सकते हो, वैसे इनको बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ये हो गया 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब इस 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ब्रेवस ने ये आइडेंटिफाई किया कि जो पार्टिकल्स हैं वो इन क्रिस्टल सिस्टम के अंदर भी खुद को डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं। इन क्रिस्टल सिस्टम के अंदर भी जो पार्टिकल्स हैं वो खुद को डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं 14 ब्रेवस लेटस। क्या नाम दिया जाता है उसको? 14 ब्रेवस लेटस। किस में कितनी ब्रेवस लेटस बनती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 14 ब्रेवस लेटस। मिसाल के तौर पे अगर हम क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक में 3 डिफरेंट तरीके से पार्टिकल्स की अरेंजमेंट हो सकती है, 3 ब्रेवस लेटस बनती हैं। टेट्रागोनल के अंदर 2 ब्रेवस लेटस बनती हैं। ऑर्थोरहोम्बिक के अंदर 4, इसके अंदर 1, हेक्सागोनल में भी 1, मोनोक्लिनिक में 2 और ट्राइक्लिनिक में 1। टोटल इसको कर लो 3 2 5 9 10 11 12 और 14। हाँ, 14 ब्रेवस लेटस बनती हैं। हमने लास्ट टॉपिक में ये पढ़ा था कि जो डायमंड है वो क्यूबिक होता है, NaCl वो क्यूबिक होता है। इस तरह सीजियम क्लोराइड भी क्यूबिक होता है। डायमंड और NaCl ये दोनों क्यूबिक हैं, लेकिन ये कौन से क्यूबिक हैं? ये फेस सेंटर्ड क्यूब होता है, FCC से कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूब। इस तरह से सीजियम क्लोराइड ये भी क्यूबिक है, लेकिन ये कौन सा क्यूबिक है? इसको हम कहते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। ये फेस सेंटर्ड क्यूब है, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूब। ये फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड कैसे बनता है? ये पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के ऊपर हैं। दोनों क्यूबिक ही, ये वाले हैं क्यूबिक ही, लेकिन एक फेस सेंटर्ड है और एक कौन सा है? एक बॉडी सेंटर्ड है। ये नाम आप सुनेंगे भी जब आप आगे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा यहीं पे आपको बता दूं कि ये क्या होते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूब क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब क्या होता है। तो ये 4 किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रिमिटिव या इसे सिंपल भी कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है बॉडी सेंटर्ड, जिसको हम BCC कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड। फिर इसके बाद आती है जी लेटस कैसे बनती है, फेस सेंटर्ड। फिर इसके बाद लास्ट पे आ जाती है, उसको हम कहते हैं लास्ट वाले को बेस सेंटर्ड। अब इनमें फ़र्क क्या होता है? फ़र्क मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ। प्रिमिटिव के अंदर जो एटम्स या पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पर मौजूद होते हैं। जिस तरह से ये एक अगर यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल, तो पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर, 4 ऊपर वाले कॉर्नर और 4 नीचे वाले कॉर्नर। ऐसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं कि ये कौन सी है? ये प्रिमिटिव अरेंजमेंट है, या इसको सिंपल भी कहा जाता है। बॉडी सेंटर्ड के अंदर क्या होगा?
बॉडी सेंटर्ड में सिर्फ ये चेंज आएगा कि कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी एक पार्टिकल आके बैठ जाएगा। कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे 8, 4 ऊपर वाले कॉर्नर, 4 नीचे वाले कॉर्नर, और बॉडी के बिल्कुल सेंटर में एक पार्टिकल आके बैठ जाएगा, तो इसको बॉडी सेंटर्ड कहते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। जिस तरह कमरा है, क्यूब है, इसके 8 कॉर्नर पे एक एक एटम बिठा दो और एक बिल्कुल बॉडी के सेंटर में, इस कमरे के सेंटर में बिठा दो, तो इसको बॉडी सेंटर्ड कह देंगे। फेस सेंटर्ड क्या होता है? फेस सेंटर्ड में हर फेस के सेंटर में भी एक एटम होता है, हर फेस के सेंटर में भी एक एटम होता है। फॉर एग्जांपल ये एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। हर फेस मतलब ये दीवार एक फेस है, इस फेस के सेंटर में एक एटम बिठा दो, उस दीवार के दरमियान में एक एटम, उस दीवार के टोटल 6 फेजेस होते हैं। तो हर फेस के दरमियान में अगर एक एक एटम बैठा हो तो इसको हम फेस सेंटर्ड कहते हैं। कॉर्नर पे होंगे, ठीक है, ये कॉर्नर्स पे एटम होंगे, और हर फेस के सेंटर, ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फेस, ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला, पीछे वाले फेस और ये फ्रंट वाले फेस, हर फेस के सेंटर में एक एटम बैठा होगा, तो इसको हम फेस सेंटर्ड क्यूब कहते हैं। और लास्ट में बेस सेंटर्ड क्या होता है? बेस सेंटर्ड क्यूब, इसमें भी हर कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम होगा, हर कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम, टोटल 8 कॉर्नर। ऊपर वाले फेस के दरमियान में एक एटम होगा और एक नीचे वाला, मतलब छत और ये जो फर्श है, इन दोनों फेजेस के दरमियान में एक एक एटम होगा, तो इसको हम कहते हैं ये बेस सेंटर्ड है। तो ये 4 किस्म की अरेंजमेंट होती है। क्यूबिक के अंदर 3 होते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। टेट्रागोनल के अंदर 2 होते हैं, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट होती है। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर ये 4 किस्म की अरेंजमेंट होती है। रोम्बोहेड्रल के अंदर सिर्फ प्रीमिटिव होती है, हेक्सागोनल में सिर्फ प्रीमिटिव होती है, मोनोक्लिनिक में प्रीमिटिव और बेस सेंटर्ड होती है, प्रीमिटिव और बेस सेंटर्ड, और ट्राइक्लिनिक के अंदर सिर्फ प्रीमिटिव अरेंजमेंट होती है। तो ये 14 ब्रेवस लेटस हैं, यानी इन 7 क्रिस्टल सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं वो खुद को 14 मुख्तलिफ तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं। इनको हम ब्रेवस लेटस कहते हैं। किस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कितनी ब्रेवस लेटस बनती हैं वो मैंने आपको बता दी। कौन कौन सी लेटस होती हैं वो भी बता दी। प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्या होता है और बेस सेंटर्ड क्या होता है। उम्मीद है कि ये डिस्कशन आपको पसंद आई होगी, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिला होगा और चीज़ें समझ में भी आई होंगी। अगर ये डिस्कशन आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।